आदमी ने बस इतना ही कहा था, हमारा रिश्ता खत्म, और लड़की ने गुस्से में उसका ऐसा अंजाम किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने आरी से उसकी दोनों टांगे काट दी और उसे अपने घर के बेसमेंट में एक कुर्सी से बांध दिया। उसके हिसाब से वो अब कभी कहीं नहीं जा सकता था, लेकिन उसे क्या पता, जब भी रायन उसके बाल संवारता था वो चोरी छुपे उन टूटे बालों को इकट्ठा करता रहता था, दिन पर दिन, महीना पर महीना, और आखिरकार उसने उन बालों की एक मजबूत रस्सी बना ली। एक दिन जब हिना घर से बाहर गई तो उसने उसी रस्सी से टूल बॉक्स में रखा स्क्रू ड्राइवर अपनी तरफ खींच लिया। वो जानता था बाहर निकलना मौत जैसा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि कैद से बुरा कुछ नहीं। जब वो दर्द से लड़ता हुआ बेसमेंट से बाहर आया, अचानक उसके दिमाग में एक सवाल उठा, आखिर मैं उसकी कैद में फंसा कब? कहानी वापस जाती है एक महीने पहले। एफएम रेडियो पर चल रहा था एक आर्ट शो, सोनिया आर्ट्स लाइव। शो की मेहमान थी मशहूर स्कल्पचर आर्टिस्ट हिना फारूक। बातचीत में वो अपने आर्ट फिलॉसफी समझा रही थी कि वो अपनी मूर्तियां असली लोगों से इंस्पायर होकर बनाती है। चाकू और छैनी के हर स्ट्रोक में वो उन लम्हों को कैद करती है जो पल भर में गुजर जाते हैं। उनका मानना था कि असली परफेक्शन इंसान की बाहरी शक्ल में नहीं बल्कि उसकी रूह में होती है, और उनका विश्वास था कि जब कलाकार सच्चे मन से किसी को तराशता है तो उसका एक हिस्सा, उसकी रूह का एक टुकड़ा उस मूर्ति में जिंदा रह जाता है। ये कला सिर्फ हाथ की सफाई नहीं थी, ये रूह से रूह की बातचीत थी। जब भी हिना अपने मॉडल की आत्मा से जुड़ाव महसूस करती, उसे समझ आ जाता कि असली परफेक्शन किसे कहते हैं। होस्ट ने जब उससे पूछा कि वो इन दिनों जिस पुरुष की स्कल्पचर बना रही है उसके पीछे कौन है, तो उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी बेचैनी चमकी। वो ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहती थी, बस इतना कहा कि इसके पीछे एक ऐसी मोहब्बत छुपी है जो किसी को भूलने नहीं देती, और लोग इस प्रेम की गहराई को तभी समझेंगे जब वो मूर्ति पूरी हो जाएगी। इंटरव्यू तो खत्म हो गया, मगर उसका जुनून नहीं। वो उसी मूर्ति को तराशती रही, क्योंकि यही एक चीज थी जो उसे अपने बीते हुए कल से जोड़ती थी। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह तेज ड्रिल की आवाज ने उसे नींद से उठा दिया। पास वाले घर में चल रहा था। चिढ़कर वो दरवाजा आने गई ताकि कह सके कि आवाज कम रखें, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उसके शब्द गले में रुक गए। सामने फारिस खड़ा था, उसका कॉलेज का पुराना प्यार, वही चेहरा, वही इंसान, वही जिसके चेहरे को देखकर उसने वो स्कल्पचर बनाई थी। एक पल को फारिस भी रुक गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक ठंडी शालीन सी दूरी उतर आई। ऐसा बर्ताव जो बिना बोले ही इंसान को अंदर तक काट देता है। उसके बर्ताव से साफ था, फारिस अब उसे सिर्फ एक अजनबी की तरह देखता है, बीते वक्त का एक मामूली सा हिस्सा। तभी उसके पीछे से एक लड़की बाहर आई। उसका चेहरा हिना तुरंत पहचान गई। कॉलेज के दिनों की जूनियर आरफा। लड़की मासूम मुस्कान के साथ चहक उठी, अरे वाह, आप तो मेरी पड़ोसन निकली। माहौल की अजीब सी खामोशी मानो उसे छू भी नहीं पाई। फारिस ने के शोर के लिए माफी मांगी और आवाज कम रखने का वादा किया। तीनों ने औपचारिक सा प्लान बनाया, कभी फुर्सत हो तो साथ बैठेंगे। सब कुछ ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही हिना मुड़ी और अपने घर की तरफ चली, उसके चेहरे पर छिपी हुई खामोशी अंदर के तूफान का साफ इशारा थी। घर पहुंचते ही वो सीधे अपने वर्क स्टूडियो गई, लकड़ी की छैनी उठाई और फारिस की लकड़ी की मूर्ति पर तेज वार कर दिया। किस्मत इतनी बेरहम होती है, जब तुम सोचते हो कि तुम इससे निकल आए हो, तभी वो वापस तुम्हें उसी गहरे घाव पर ले जाकर खड़ा कर देती है। अगली सुबह फारिस और आरफा ऑफिस जाने को निकले। हमेशा की तरह आरफा अपनी चीजें भूल कर ही निकल आई थी। उसकी कंफर्म करने पर ही उसे एहसास हुआ कि चाबी घर पर ही रह गई है। फारिस ने हंसते हुए अपनी जेब से चाबी निकालकर उसे छोटी भुलक्कड़ कहा। उनकी रोजमर्रा की प्यारी सी नोकझोंक। सीढ़ियों में नीचे उतरते हुए उनकी मुलाकात आलिया से हुई। तीनों ने मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा, जैसे सब कुछ एकदम सामान्य हो। जब हिना ने कैजुअली पूछा कि क्या वो दोनों रोज साथ ही ऑफिस जाते हैं, तो आरफा ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और बताया कि उनकी